वहीं ज़ेलेंस्की ने रूस को पूरे यूक्रेन से खदेड़ने की कसम उठा ली, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। लेकिन यूक्रेन ही नहीं, पश्चिमी देश भी क्राइमिया पर रूस के कब्जे को अवैध मानते हैं। और जब जंग के बीच इस मुद्दे पर भी यूक्रेन को सहयोगी देशों का समर्थन मिलने लगा, तो ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया को भी रूस के कब्जे से आजादी दिलाने का ऐलान करने में देर नहीं लगाई। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के कार्यक्रम में दिए भाषण में उन्होंने रूस को न सिर्फ यूक्रेन से खदेड़ने की बात कही, बल्कि ये तक कह दिया कि अब तो क्राइमिया को भी रूस से छीन लिया जाएगा। यानी ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि वो रूस के आगे झुकने वाले हैं नहीं और 2.5 महीनों से चल रही जंग को खत्म करने के लिए पुतिन के साथ कोई समझौता करने वाले नहीं है। इसका मतलब ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग फिलहाल रुकने वाली नहीं है। असल में ज़ेलेंस्की का जोश इसलिए हाई नजर आया क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ब्रिटेन ने पुतिन से क्राइमिया छीनने में यूक्रेन का साथ देने का ऐलान किया था। और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने 3 चरण का प्लान तैयार किए जाने की भी जानकारी दी और बताया कि वो पहले चरण में रूसी फौज को यूक्रेन में आगे बढ़ने से रोकेंगे, जबकि दूसरे चरण में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाके को फिर से आजाद कराएंगे। आखिरी चरण में कूटनीति के जरिए यूक्रेन की अखंडता को बहाल किया जाएगा। युद्ध के ऐलान पर पुतिन ने अपनों को ही अंधेरे में रखा, यानी यूक्रेन पर हमले की जानकारी रूस में बहुत ही कम लोगों को पता थी। और खबर तो यहां तक है कि पुतिन ने अपने सांसदों को भी इसकी भनक तक लगने नहीं दी थी। वो सांसद जिन्होंने कदम कदम पर पुतिन का साथ दिया। और तो और जंग की शुरुआत में यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता देने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन बताया गया कि रूस के हमले से वो भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग देश की मान्यता देने के बाद रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर ही हमला कर देगी। ऐसी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी है कि हमला बोलने की जानकारी मुट्ठी भर लोगों को थी, उसके बाद उसकी तादाद घटी गई, क्योंकि जैसे ही जंग आगे बढ़ती गई पुतिन के ही बेहद करीबी उन पर दबी जुबान में ही सवाल उठाने लगे, जो बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हुई। यही नहीं, रूस के वो सांसद जो जंग के खिलाफ शुरू में आवाज उठाने वाले थे, वो भी धीरे धीरे शांत हो गए। खार्किव के एक इलाके में एक अम्यूजमेंट पार्क में कई जोरदार धमाके हुए। आरोप है कि रूस की सेना ने जानबूझकर ये हमले किए और इसके पीछे उनका मकसद खार्किव के नागरिकों को नुकसान पहुंचाना था। दावा किया गया कि पुतिन की फौज ने पार्क को टारगेट कर कई मिसाइलें दागी। सामने आई तस्वीरों में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। वहीं एक विस्फोट तो इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो जमीन पर ज्वालामुखी फूटा हो। जैसे ही धमाका हुआ, तेज रोशनी निकली और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यही नहीं, पार्क के कई हिस्सों में हुए अलग अलग धमाकों के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि कई पेड़ भी उखड़ गए। वहीं मिसाइल अटैक के बाद पार्क के ज्यादातर हिस्से बर्बाद नजर आए, लेकिन राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये धमाके हुए, पार्क में कोई मौजूद नहीं दिखा। इस बीच खबर है कि 9 मई के दिन रूस एक और देश पर हमला कर सकता है। वो देश हो सकता है यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा। मोल्दोवा और यूक्रेन में एक बहुत बड़ी समानता है, और वो ये कि जैसे यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क और लुहांस्क पर पहले से विद्रोहियों का कब्जा है, वैसे ही मोल्दोवा के एक हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है। यूक्रेन के विद्रोहियों को भी रूस का समर्थन है और मोल्दोवा के विद्रोहियों को भी रूस का समर्थन है। मोल्दोवा के इस हिस्से का नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। यहाँ तो हालत ऐसी है कि जैसे रूस ही सरकार चला रहा हो। लेकिन अब खबर है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के जरिए रूस की फौज मोल्दोवा पर हमले की फिराक में है। माना जा रहा है कि यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया तक पुतिन एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जिससे उस कॉरिडोर की मदद से वो न कि केवल मोल्दोवा और यूक्रेन पर हमला कर सके, बल्कि मोल्दोवा को नाटो में जाने से भी रोक सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति तो करीब 1.5 महीने पहले पुतिन के ऐसे ही प्लान की जानकारी दे चुके हैं। एक मीटिंग में नक्शे पर समझाते हुए ये प्लान बताने का उनका वीडियो उस वक्त इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। लेकिन अब माना जा रहा है कि उन्होंने पुतिन के जिस प्लान की चर्चा की थी, वो प्लान 9 मई को पूरा होने वाला है। 9 मई को रूस हर साल की तरह विक्ट्री डे मनाएगा और मॉस्को में रूस की फौज परेड कर रही होगी। माना जा रहा है कि इस बार का दिन रूस के लिए हर साल वाले विक्ट्री डे से काफी अलग होगा। ये वो मौका है जब रूस की फौज अपने करीब 25,000 सैनिकों की मौत भी याद करेगी, जिन्होंने यूक्रेन में जान गंवाई।
खबर है कि जब फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो जेड के सिंबल की फॉर्मेशन में उड़ेंगे। इसके अलावा रूस की फौज के एक बड़े ऑपरेशन की भी चर्चा तेज है। खबर है कि रूस की फौज इस बार मोल्दोवा पर चढ़ाई कर सकती है। मोल्दोवा का ऑपरेशन रूस के लिए बेहद अहम है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि मोल्दोवा के रास्ते वो यूक्रेन की जंग को खत्म कर सकता है, क्योंकि मोल्दोवा तक पहुंचते ही रूस के लिए यूक्रेन के ओडेसा पर कब्जा आसान हो जाएगा। ओडेसा यूक्रेन के लिए वो आखिरी बंदरगाह है जिसके जरिए वो काला सागर से जुड़ा हुआ है, और मोल्दोवा से ओडेसा की दूरी केवल 40 किलोमीटर है। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा कर लिया तो वो ओडेसा को पूरी तरह से घेर लेगा। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि मार्च में ही मोल्दोवा ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया। अगर मोल्दोवा पर रूस ने कब्जा किया तो मोल्दोवा को यूरोप से दूर रखने में भी वो कामयाब हो जाएगा। उधर दावा किया गया कि पुतिन की सेना ने यूरोपियन यूनियन की सीमा के पास परमाणु मिसाइल दागने का अभ्यास किया। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के अगले ही दिन पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका समेत पूरे यूरोपियन यूनियन ने आसमान सर पर उठा लिया था। पुतिन के न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट करने को परमाणु युद्ध की आहट समझा जाने लगा था। खूब बवाल हुआ था, लेकिन पुतिन पर इन जबानी हमलों का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा खबर आई कि पुतिन की सेना यूरोपियन यूनियन की सीमा के पास परमाणु मिसाइल दागने की प्रैक्टिस कर रही है। द मॉस्को टाइम्स ने लिखा कि रूस ने यूरोपियन यूनियन के नजदीक परमाणु हमला करने में सक्षम मिसाइल को लॉन्च करने का अभ्यास किया, और इस अभ्यास में रूस के 100 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। रूस ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में जारी संघर्ष में हस्तक्षेप किया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे, और कहा जा रहा है कि यह अभ्यास करके उसने फिर से पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। दावा किया गया कि रूस के सैनिकों ने इस्कंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के नकली इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का अभ्यास किया। इस्कंदर मिसाइल सामान्य और परमाणु बम दोनों ले जा सकती है। द मॉस्को टाइम्स ने लिखा कि यूरोपियन यूनियन के नजदीक कलिनिनग्राड में रूस का एक सैन्य अड्डा है और उसके सैनिकों ने वहां पर अभ्यास किया, जिससे यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि उसकी सीमा के नजदीक परमाणु मिसाइल दागने का अभ्यास करके पुतिन ने खतरे की घंटी बजा दी। रूस ने जिस जगह अभ्यास किया वो जगह बाल्टिक सागर के किनारे कलिनिनग्राड में है, यानी कि बाल्टिक देशों के नजदीक, जो पहले से डरे हुए हैं कि कहीं उनका हाल यूक्रेन जैसा ना हो जाए। रूस ने वहां जिस इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की प्रैक्टिस की उसमें शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इस्कंदर मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु बम ले जा सकती है, और इसे 1988 में डिजाइन किया गया था। रूस की सेना में इसे 2006 में शामिल किया गया था। इस बीच रूस के एक जासूसी विमान के जर्मनी की एयर स्पेस के पास पहुंचने के बाद नेटो देशों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि रूस के इस जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरी और जर्मनी की एयर स्पेस के पास तक पहुंच गया। जर्मनी के मुताबिक जैसे ही इसका पता उसकी एयरफोर्स को लगा, उसने भी कमर कस ली। अपनी सीमा के पास पहुंचे रूस के टोही विमान को भगाने के लिए जर्मनी की वायुसेना के 2 विमानों ने तुरंत उड़ान भरी और रूस के जासूसी जहाज को वहां से खदेड़ दिया। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, रूस ने ऐसा क्यों किया, ये किसी की भी समझ से परे है, क्योंकि जंग में लाख दबाव के बावजूद भी जर्मनी ने पुतिन को भड़काने वाला कोई कदम नहीं उठाया, जिसके लिए कई देश उससे नाराज है। हालांकि जर्मनी ने जंग में रूस के खिलाफ दिखने के लिए यूक्रेन की सेना को आधुनिक हथियारों की मदद के साथ रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन वहां से तेल का आयात बंद करने का जर्मनी ने हमेशा ही विरोध किया। यही वजह रही कि कई देशों ने जर्मनी के इस कदम को गलत ठहराया। ऐसे में अब रूस ने जर्मनी की तरफ अपने जासूसी विमान को भेजकर नेटो देशों में खलबली मचा दी, जिसके बाद नेटो देश अब अपने एयर पुलिसिंग मिशन को और धार देने में जुट गए। एयर पुलिसिंग मिशन यानी कि वो मिशन जिसके तहत नेटो देशों के लड़ाकू विमान और पायलट किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यही नहीं, नेटो देशों ने यूक्रेन पर हमले के बाद मिलकर बाल्टिक सागर और काला सागर में लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए, और वहां मौजूद पायलटों को ये सख्त निर्देश दिए गए कि वो लड़ाकू विमानों से नेटो देशों की एयर स्पेस में 24 घंटे गश्त करते रहें, ताकि ऐसी किसी भी जासूसी विमान को तुरंत उनकी हवाई सीमाओं के पास से खदेड़ा जा सके। क्योंकि यूक्रेन की जंग के शुरू होने के बाद से अब तक पोलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों ने अपनी हवाई सीमाओं के पास रूसी विमानों को कई बार देखने का दावा किया। वही खबर है कि तेल और गैस के कारोबार में भले ही रूस के सामने यूरोप को झुकना पड़ा हो, लेकिन बहुत जल्द रूस को बड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि नेचुरल गैस और कच्चे तेल के कारोबार में आने वाला वक्त रूस के लिए मुश्किल भरा होगा।
जिसकी वजह यूक्रेन का युद्ध ही बनेगा। माना जा रहा है कि अभी भले ही रूस यूरोप पर अपनी शर्तें थोप रहा हो, लेकिन पुतिन की ये दादागिरी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलेगी। यूरोप बहुत तेजी से नए रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप की तैयारी केवल रूस से निपटने की नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की है। केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये जंग आंख खोलने वाली साबित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तेल से ताकत के समीकरण बदल जाएंगे। यूरोप समझ चुका है कि नेचुरल गैस और कच्चा तेल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए चाहकर भी यूरोप के देश रूस से दूरी बनाने में नाकाम है, लेकिन उनकी ये कमजोरी इस जंग में पुतिन की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। खबर है कि जंग छिड़ने के बाद से यूरोप के देशों को पहले से ज्यादा गैस रूस से खरीदनी पड़ी, जिसकी वजह बना डर और तनाव का माहौल। हर देश को यह लग रहा था कि जंग की वजह से कभी भी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने तेल और गैस के स्टॉक को भरने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए पहले से ज्यादा इंपोर्ट किया गया। फिनलैंड की एक एजेंसी के मुताबिक फरवरी में जंग छिड़ने के बाद से यूरोप में रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट $66 बिलियन यानी 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हुआ। मतलब यह कि यूक्रेन पर हमले के लिए यूरोपियन यूनियन रूस का विरोध करती रही और यूरोप के वही देश रूस की जेब भी भरते रहे। और यही मजबूरी यूरोप को एक ऐसा रोड मैप दिखा रही है जो उसे आत्मनिर्भर बनने की तरफ लेकर जाएगा। यूरोप के कई देशों ने गैस पर निर्भरता कम करने की प्लानिंग कर ली है। तेजी से पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस जैसे ईंधन का विकल्प ढूंढने पर काम हो रहा है। मतलब ये कि यूरोप अब रूस का विकल्प नहीं बल्कि गैस का विकल्प ढूंढ रहा है। इसलिए यूरोपियन यूनियन ऐसा कानून बना रहा है जिसके तहत रूस से तेल और गैस खरीदने पर बैन लगाया जा सके। हालांकि यह भी सही है कि यूरोप के ही देश इस पर एक राय नहीं, लेकिन इसका कारण यह है कि ये सभी देश रूस के तेल और गैस का विकल्प ढूंढने के लिए अलग अलग प्लान पर काम कर रहे हैं। इसलिए जिन देशों को उस प्लान में इसी साल कामयाबी मिलने की उम्मीद है, वही देश नए प्रस्ताव पर सहमत है। लेकिन कुछ रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि जितना तेल और गैस अभी यूरोप तक रूस पहुंचाता है, उसके 2/3 हिस्से का विकल्प ढूंढ लिया गया है। मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट की डील लगभग कर ली गई है और ये जो बचा हुआ 1/3 हिस्सा है, यूरोप की कोशिश उस जरूरत को ही खत्म करने की है। उसकी जगह इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी या दूसरी किसी क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल पर तेजी से काम किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि यूरोप में दुनिया की कई बड़ी कार बनाने वाली कंपनियां पहले से मौजूद हैं। उनके पास अलग अलग ईंधन से चलने वाले लगभग सभी इंजन बनाने की तकनीक भी है। इसलिए यह काम यूरोप के लिए नामुमकिन नहीं है। और अगर यूरोप ने यह कर दिखाया तो पूरी दुनिया के लिए नसीहत बन जाएगी। यूरोप के जर्मनी जैसे बड़े देश भी ऐतिहासिक महंगाई का सामना कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जर्मनी में 1949 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। लेकिन अगर गैस और तेल पर निर्भरता कम हुई तो ये हालात काबू में आएंगे। फिर मसला केवल 31 दिसंबर 2022 की किसी डेडलाइन का नहीं, बल्कि आने वाले कल का है। जैसे जैसे तेल और गैस पर निर्भरता कम होती जाएगी, यूरोप उतना ही आत्मनिर्भर होता चला जाएगा।